सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस में फूट के कारण। कांग्रेस में फूट के कारण बहुत से थे और उसका हम सीरीज़ वाइज से आज डिस्कस करेंगे। साथ ही इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो फूट के कारण थे कांग्रेस में या विभाजन के कारण थे वो अचानक उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि इसका भी थोड़ा सा लंबा सा इतिहास है। और इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। हालांकि वो समस्या थोड़ी सी जल्दी से सुलट गई थी, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनकी मृत्यु जो 1966 में हुई, उनके बाद ये समस्या दोबारा खड़ी हो गई। और इस बार जो प्रधानमंत्री पद के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के मध्य आपसी जो था टकराव था वो बिल्कुल सामने आ गया। तो अब जो समस्या पैदा हुई प्रधानमंत्री पद के लिए, क्या इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया या मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देश के समक्ष एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए संकट खड़ा हुआ। तो हम उस दौर की शुरुआत करते हैं जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी दौर की शुरुआत हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद देश के समक्ष एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा हुआ कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसके लिए दो व्यक्तियों के मध्य काफ़ी कड़ा मुकाबला था। वो पहले थे जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और दूसरे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई। और दोनों के मध्य प्रधानमंत्री पद के लिए कड़ा मुकाबला था। इसका कारण यही था कि लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास ही सारी शक्तियां होती हैं और सबकी महत्वाकांक्षा थी कि वो भी जो है प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इस देश में कहावत है कि जो इस देश में प्रधानमंत्री है वही राजा होता है। और मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, जबकि कई जो है बार जो है केंद्रीय मंत्री की भी भूमिका वो निभा चुके थे। साथ ही इंदिरा गांधी जी भी 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में वे सूचना और प्रसारण मंत्री का भी वो कार्यभार संभाल रही थी। लेकिन अब दोनों के कद का और उनके अनुभव का अगर हम मूल्यांकन करें तो मोरारजी देसाई इस विषय में काफ़ी भारी पड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है किसी भी रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए सहमति नहीं बनी। तो आखिरकार कांग्रेस के जो सांसद थे उन कांग्रेस सांसदों का द्वारा एक गुप्त मतदान किया गया, और ऐसा बताया जाता है कि उस गुप्त मतदान में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 2/3 से ज़्यादा समर्थन मिला, और उसके बाद वे देश के जो है तीसरे व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री बने। और वे 1966 से लेकर 1967 तक लगातार, और उसके बाद में जो है 1980 से लेकर के 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहे। और वो एक ऐसी व्यक्तित्व की शख्सियत थी जिनको आयरन लेडी के नाम से भी उनको जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लिए जो देश के विकास में आगे चलकर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। और उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था 1971 के चुनाव में, गरीबी हटाओ नारा, जो आज तक काफ़ी प्रचलित है। साथ में 1971 में जो पाकिस्तान के साथ हमने दूसरा युद्ध लड़ा, उसका जीत का श्रेय भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जाता है। और पीवी प्रेस की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परमाणु परीक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ऐसे महत्वपूर्ण ये विषय हैं जिनके बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी की चर्चा पूरे विश्व स्तर पर की जाती है। हालांकि ये थोड़ा सा बड़े विषय हैं, जैसे पीवी प्रेस है और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, तो इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चौथा आम चुनाव 1967 पे, क्योंकि भारतीय राजनीति में चौथा आम चुनाव 1967 का महत्वपूर्ण योगदान है। और वो ऐसा दौर था जिसमें कांग्रेस को पहली बार ये लगा था कि उनके हाथ से जो है जनता के ऊपर जो पकड़ है वो ढीली हो रही है, और उसका जो परिणाम क्या निकले उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चौथा आम चुनाव हुआ 1967 में, और
इस चौथे आम चुनाव में जो है 520 सीटों के लिए चुनाव हुआ। आप जानते हैं कि पहला जो आम चुनाव हुआ वो 489 सीटों के लिए, दूसरा आम चुनाव हुआ 494 के लिए और तीसरा भी 494 के लिए और पांचवा आम चुनाव 520 सीटों के लिए हुआ। और कांग्रेस को 520 में से 283 सीटें ही मिल पाई। एक ऐसा दौर जो इससे पहले लगातार 3 आम चुनाव में कांग्रेस को लगभग 70 से 75% सीटों पर कब्जा था, वो 283 सीटों तक आकर सिमट गया। और 1951 में जनसंघ स्थापित जनसंघ को उस समय भारी सफलता मिली, उनको 35 सीटें मिली उस समय। और उसके साथ ही जो स्वतंत्र पार्टी थी उसको 44 सीटें मिली, सीपीआई को 23 सीटें मिली, सीपीआई-एम को जो है 19 सीटें मिली। आप जानते हैं कि 1964 में सीपीआई का 2 पार्टियों में विभाजन होगा, हमने पहले इस वीडियो पर डिस्कस किया था, सीपीआई और सीपीआई-एम। तो सीपीआई को 23 सीटें, सीपीआई-एम को 19 सीटें मिली। और ख़ास बात इसमें यह भी थी कि 8 राज्य जहां बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कहने का अर्थ ये था कि चौथे आम चुनाव में भी लोकसभा और राज्य विधानसभा के एक साथ चुनाव हुए। इन 8 राज्यों में पहली बार एक साथ इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस की हार हुई। आप इस ग्राफ में देखेंगे भी जितना भी रेड जोन है वो चाहे राजस्थान का हो, पंजाब क्षेत्र का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो और पश्चिम बंगाल का हो, नीचे केरल और केरल उड़ीसा का क्षेत्र हो, उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी घटना के विषय में। उस घटना के समय कांग्रेस में जो फूट था वो उस फूट का चरम बिंदु कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। आप जानते हैं कि 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे समय उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव करना था। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव में भी कांग्रेस की खींचतान बिल्कुल सामने आई। और उस समय आपको पता है कि सिंडिकेट जो ग्रुप था, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे कि सिंडिकेट ग्रुप वैसे साधारण रूप से उन नेताओं का, कांग्रेस में ही उन नेताओं का समूह था जिनका विचारधारा इंदिरा गांधी से अलग थी। तो उन्होंने जो है उस समय वीवी गिरी को, जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बनाया, जबकि नीलम संजीव रेड्डी को सिंडिकेट ग्रुप ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया था। तो यानी कि एक पार्टी के द्वारा ही 2 नेताओं के जो है उम्मीदवारों को लेकर के तनाव हुआ। और वो तनाव यही था कि भाई सिंडिकेट ग्रुप ने, जो कांग्रेस का ग्रुप था, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को उस समय प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, अर्थात कांग्रेस की ओर से नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उसको प्रोत्साहन दिया। हालांकि इसका कारण यही था क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के मध्य काफ़ी समय तक तनाव करते थे। तनाव था, दोनों नेता आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने जो है, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस की ओर से देश के प्रधानमंत्री बने। आखिरकार उन्हें उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी का जो है उम्मीदवार बनाया। और साथ ही उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, उन्होंने विहिप जारी किया। विहिप पार्टी के द्वारा एक आदेश होता है जिसको सभी सांसदों, विधायकों को, पार्टी प्रमुखों को मानना ही होता है, अदरवाइज वे पार्टी के अनुशासनात्मक कार्यवाही के जो है योग्य हो जाते हैं। और एक उस समय
एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी करके कहा कि भाई जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं वो नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में मतदान करें, जबकि इंदिरा गांधी ने कुछ समय बहुत बड़ा दाव चला और कहा कि भाई सभी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर जो है वोट डालें। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि जितने भी सांसद हैं या जितने भी इंदिरा गांधी गुट के सांसद हैं वो वीवी गिरी को वोट डाले। तो उस समय बड़ा रोचक हुआ कि भाई उसमें वीवी गिरी को जो है जीत मिली और वे आज़ादी के बाद पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति जो है वीवी गिरी उस समय देश के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने और साथ में जो है नीलम संजीव रेड्डी की हार हुई और ये हार उस समय ऐसा माना जाता कि सिंडिकेट ग्रुप की थी। तो इस समय जो है कांग्रेस बहुत बड़े स्तर पर फूट सामने आई। और अब बात करते हैं कि इस हार के कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या थे। तो 1969 में वर्ष कांग्रेस पार्टी का अंत्य कलह का वर्ष रहा था और उस समय कुछ भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ 1969 में उसमें सिंडिकेट ग्रुप जो कि कांग्रेस का ही था और इंदिरा गांधी जो गुट था वो भी कांग्रेस में ही थे। दोनों में राष्ट्रपति पद के लिए वीवी गिरी और संजीव रेड्डी के बीच में जो है काफ़ी मतभेद जो उभर के आया। और साथ में 1967 का जो चौथा आम चुनाव हुआ जिसमें 283 तक पार्टी सिमट गई थी, उसको लेकर भी बहुत सारे नेता जो हार की जिम्मेवारी थी वो एक दूसरे पर थोप रहे थे। और कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग चाहते थे कि विधानसभा चुनाव दक्षिणपंथी विचारधारा के साथ लड़ा जाए, अर्थात जो दक्षिण के कुछ क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मिलकर लड़ा जाए। लेकिन जो है कुछ पार्टी के नेता चाहते थे कि अकेले ही चुनाव लड़ा जाए, अगर उनके साथ लड़ते हैं तो पार्टी की साख पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस कारण भी पार्टी में अंतःकलह बढ़ी। और चौथा है कि राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार पर जो कलह रही वो काफ़ी जो है देशव्यापी प्रतिक्रिया उस पर हुई। साथ में सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मध्य भी काफ़ी मतभेद थे जो कि पार्टी के विभाजन का कारण बना। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 1969 में वित्त विभाग वापस ले लिया था। इसका कारण यही था कि मोरारजी देसाई जो है बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया था उसका विरोध कर रहे थे, तो उनसे वित्त विभाग वापस श्रीमती इंदिरा गांधी ने ले लिया था। तो उस समय इंदिरा गांधी ने 14 बड़े जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और साथ ही जो है सिंडिकेट के जो प्रमुख नेता थे उनको धीरे धीरे पद से उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। और आखिरकार 1971 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में कांग्रेस की फूट सामने आई। दो गुट बने, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये महत्वपूर्ण पहलू था। और हमने जो डिस्कस किया है कि इंदिरा गांधी का जो शुरुआती दौर है कांग्रेस में फूट के कौन कौन से कारण थे। आज हम इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।